मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं इसलिए परेशान हूँ कि हमारी डेमोक्रेसी में हम प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, हम प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, बट हम एक जज को क्यों नहीं क्रिटिसाइज़ कर दें? ए जी रे, मेरे को तो चक्कर आ रहा है। तो ये गोलू भैया थोड़ा सा परेशान है। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि क्यों हम एक जज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं? दैट इज कि एक जज का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ऊपर है, और इतना सारा क्रिटिसिज्म अगर उसके आसपास आएगा तो वो अपनी समझदारी से कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। दैट्स वाई उनका थोड़ा सा इस तरीके से दूर रहना ही ओके है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर, और हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का वीडियो। इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ जज का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो है वो कभी भी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से फ्री नहीं रहा है। कभी ना कोई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी इस पे लगा ही रहता है। तो अब इसके अंदर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी क्यों? क्योंकि भाई बहुत बड़ी बात है। बहुत लाइक इट मेक्स अ डिफरेंस हु सर्व्स इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जो लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का हिस्सा हैं वो पूरी डेमोक्रेसी चेंज करने की पावर रखते हैं। डेमोक्रेसी इन द सेंस फॉर द पॉजिटिव ऑफ द पीपल, अ डिफरेंस इन हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंटरप्रेटेड। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसको इंटरप्रिटेशन करने की जिम्मेदारी दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। तो इसीलिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है जजेस की, उनके जो व्यूज़ हैं, किस तरीके से जुडिशरी होनी चाहिए, कैसे कंट्रोल और कमिटेड जुडिशरी होनी चाहिए, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फर्क डालेगी। जो भी लेजिस्लेशंस हैं, जो लोग लिटरली रूल बना रहे हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सब लोग इन्फ्लुएंस करते हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट को। नाम याद रखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई, जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेजर लीगल पोजीशन है एक कंट्री के अंदर, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा इस समय इंडिया के सीजीआई कौन है। तो सीजीआई जो है, एक कन्वेंशन डेवलप हो गया है। कन्वेंशन इन द सेंस कि कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, मान लिया जाता है, बरसों से यही चला रहा है, तो कन्वेंशन है डेवलप वेयर बाय जो सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट का, उसी को अपॉइंट किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ध्यान रखिए, इसको लिखा नहीं गया कॉन्स्टिट्यूशन में, सिर्फ मान लिया गया है। और ये जो कन्वेंशन है, 2 बार इसको तोड़ा गया। 1973 में एन राय जो अपॉइंट करे गए थे एज सीजीआई, जिनके ऊपर 3 सीनियर जजेस और थे, पर फिर भी उनको सीजीआई बनाया गया। और उसके अलावा 1975 में जस्टिस एमएच बेग, उनको सुपरसीड किया गया था, यानी कि उनसे बड़े एचआर खन्ना थे, बट एमएच बेग को ही सीजीआई बनाया गया था। अब जो अदर जजेस है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, जब वो कंसल्ट कर लेते हैं सीजेआई से, यानी कि सीजेआई से इस बारे में उनको बात करना ज़रूरी है। दिस इन इफेक्ट मीन दैट जो फाइनल डिसीजन है मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट का, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास रखा गया है। तो उसका मतलब क्या है कि जो कॉन्स्टेंट कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस, इसका क्या मतलब है? लाइक कि आप कह रहे हो कि बना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहे हैं, बट कंसल्टेशन सीजीआई से करना है, इसका क्या बात है? अब दीदी को परेशानी है कुछ, बट आई थिंक फाइनल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वुड हैव ग्रेटर से इन अपॉइंटिंग जजेस। वो कह रहे हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, मेरे हिसाब से उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये जानने की कोशिश करते हैं। अब जो ये मैटर था, ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है, बार बार जाता है, लगातार जाता है, बार बार लगातार, 1982 से 1998 के बीच में। इनिशियली जो कोर्ट था उसने क्या सोचा कि जो रोल है चीफ जस्टिस का, वो प्योरली कंसल्टेटिव है, यानी कि वो सिर्फ कंसल्टेशन कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने ओपिनियन लिया चीफ जस्टिस का, जो वो सोच रहे थे, और जो इस हिसाब से उन्होंने क्या बोला कि जो द व्यू दैट द ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस मस्ट बी फॉलोड अप बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि जो भी व्यू चीफ जस्टिस दे रहा है उसके पीछे प्रेसिडेंट का कोई ना कोई फॉलो अप होना चाहिए। अब जो फाइनली है सुप्रीम कोर्ट, वो एक नॉवल प्रोसीजर, एक नए प्रोसीजर के साथ आती है, और वो क्या कहती है
कि जो चीफ जस्टिस है शुड रिकमेंड नेम्स ऑफ द पर्सन टू बी अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विद द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट। सबसे पहले चीफ जस्टिस क्या करेंगे, उन पर्सन के नेम्स देंगे, उन पर्सन के नेम्स सामने रखेंगे जिनको लगता है उनको कि हाँ ठीक है, उनको अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक, अब जो चीफ जस्टिस है अकेले नहीं देंगे ये नाम, ये किसके साथ में नाम देंगे, ये नाम देंगे आपको सीनियर मोस्ट जजेस को, उनसे भी कुछ ना कुछ कंसल्टेशन लेके। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टैब्लिश किया द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेजियलिटी, कॉलेजियलिटी, यानी कि एक तरीके से जो आपका एक ग्रुप फॉर्मेशन होगा, एक तरीके से आप यूनानिमस डिसीजन ले रहे हैं इन मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट्स। एट द मोमेंट देयरफॉर इन मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट जो डिसीजन है, डिसीजन ऑफ द ग्रुप ऑफ सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैरीज ग्रेटर वेट। और आपने सबका कोलेजियम लिया, आपने सबसे सजेशन लिए, उसके बाद इन सब में सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है, जो सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के। दस इन मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की भी इम्पोर्टेंस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी इम्पोर्टेंस, बाकी जो जज भैया हमारी उनकी भी इम्पोर्टेंस। तो ये तो था जी अपॉइंट कैसे हुए, फिर रिमूव कैसे होते हैं जजेस। तो जो रिमूवल है जजेस का सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। मार्क द टर्म, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, उनको रिमूव कराया जा सकता है ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, यानी कि या तो उन्होंने कुछ मिसबिहेवियर किया है या वो कैपेबल ही नहीं है। अब देखिए दो ही टर्म है, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। कल को मैं कहूँ कि हाँ जी इन जज भाई साहब ने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, मिसबिहेवियर किया है जी, इनको तो अब जज की कुर्सी से निकाल दो जी, तो क्या ये पॉसिबल है? ना जी ना। जो मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी है ये बहुत बड़ी टर्म है, इनका मीनिंग भी बहुत बड़ा है। तो एक मोशन जो कंटेन करता है द चार्जेस अगेंस्ट द जजेस वो अप्रूव होना चाहिए बाय स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेस, यानी कि अगर कोई जज है उस जज को आपको रिमूव करना है तो उसका रिमूवल दोनों ही हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी तो हम जानते ही हैं क्या होता है, 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 2/3 ऑफ टोटल जो आपका मेंबरशिप ऑफ द 50% ऑफ टोटल मेजॉरिटी ऑफ द हाउस एंड जो 2/3 है ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। बहुत सारी टाइप की स्पेशल मेजॉरिटीज होती हैं वैसे तो, इसमें से एक हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। हमने इसको कहाँ पे पढ़ा था, इलेक्शंस वाले चैप्टर में। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द प्रोसीजर कि जो रिमूवल ऑफ जज है वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट प्रोसीजर है। तब कब तक डिफिकल्ट है, जब तक जनरल कंसेंसस ना हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच में। एमपीज अगर एग्री हो रहे हैं फिर तो कुछ नहीं कह सकते जी, बट एमपी एग्री नहीं है तो अ जज कैन नॉट बी रिमूव्ड। इट शुड बी नोटेड दैट वाइल इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स जो एग्जीक्यूटिव है बहुत एक्सट्रीमली रोल प्ले करती है, और जब निकालने की बात आई, रिमूवल की बात आई, तो लेजिस्लेशन जो हमारा है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ये चीज़ क्या इंश्योर कर रही है, दो चीज़ें, बैलेंस ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ऐसा नहीं है कि इस चीज़ से जुडिशरी जो है, जुडिशरी को इंडिपेंडेंस को नुकसान हो, दूसरा सारी पावर जुडिशरी के हाथ में नहीं है, पावर का बैलेंस होना भी ज़रूरी है। तो सो फार ओनली वन केस ऑफ रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट केम अप फॉर कंसिडरेशन बिफोर द पार्लियामेंट, यानी कि एक ही केस आया है पार्लियामेंट में रिमूवल के लिए। इन दैट केस जो मोशन था उसको 2/3 मेजॉरिटी तो मिली थी, बट जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस था, जो मेजॉरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस था, उसका सपोर्ट नहीं मिला। यानी कि जो दो केस होते हैं, एक केस तो हो गया 2/3 ऑफ प्रेजेंट ऑफ वोटिंग, बट टोटल स्ट्रेंथ का 50% नहीं हो पाया। देखिए इसमें पूरा कहानी किस्सा दे रखा है, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू रिमूव अ जज। तो 1991 में जो फर्स्ट एवर मोशन था वो साइन किया गया 108 मेंबर के द्वारा। जस्टिस रामास्वामी जब अपने टेन्योर में थे चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हाई कोर्ट, उनको एक्यूज किया गया बाय मिस अप्रोप्रिएटिंग फंड्स, जो फंड्स मिले उसका उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। 1992 में एन ईयर आफ्टर द पार्लियामेंट हैज स्टार्टेड द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग, जो हाई प्रोफाइल इंक्वायरी कमीशन थी
जिसके अंदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, उन्होंने पाया कि जो जस्टिस वी रामास्वामी है वो गिल्टी हैं, गिल्टी ऑफ विलफुल एंड ग्रॉस मिसयूज ऑफ ऑफिस। उन्होंने ये चीज़ बताई अपनी रिपोर्ट में कि हाँ जी ये गिल्टी हैं। और जो मोरल टर्पिट्यूड था बाय यूजिंग पब्लिक फंड फॉर प्राइवेट पर्पसेस, यानी कि जो लोग की प्रॉपर्टी उन्होंने प्राइवेट पर्पस के लिए यूज़ किया है और स्टैट्यूटरी रूल का नुकसान किया है, वाइल सर्विंग एज चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। इतनी स्ट्रॉन्ग इंडिक्टमेंट के बाद भी जो रामास्वामी थे वो सरवाइव कर गए पार्लियामेंट्री मोशन, जिसके अंदर उनका रिमूवल रिकमेंड किया गया। मोशन के अंदर रिकमेंड किया गया था रिमूवल, जिसके अंदर 2/3 मेजोरिटी तो मेंबर मिल गई जो प्रेजेंट इन वोटिंग थे, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी थी दे एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस, इसीलिए मोशन जो था उसको 1/2 का सपोर्ट नहीं मिल पाया। फिर है जी स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी में देखिए, ये तो देखिए हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एक होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। वो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। क्यों हम ऐसी टर्म का घरों में यूज़ करते हैं? यूज्ड थे तुम हमारे घर का सुप्रीम कोर्ट हो, तुम हमारे घर का हाई कोर्ट हो, हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, बच्चा लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो ये क्या स्ट्रक्चर है? सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है इंडिया के अंदर। इसका मतलब है कि बाकी सारी फेडरल कंट्रीज में सेपरेट चीज़ें होती है, बट इंडिया के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो स्ट्रक्चर है इंडिया का वो पिरामिडिकल है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है, हाई कोर्ट उसके नीचे, डिस्ट्रिक्ट उससे नीचे और सबऑर्डिनेट कोर्ट लोएस्ट लेवल पे होते हैं। लोअर कोर्ट फंक्शन करेगा अंडर डायरेक्ट सुपरिटेंडेंस ऑफ हायर कोर्ट्स। यानी कि मान लो मैं केस अगर सबऑर्डिनेट में हार गई, फिर मैं डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगी, वहाँ भी हार गई, फिर मैं हाई कोर्ट में जाऊंगी, मैं वहाँ भी हार गई, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट में अगर जीत गई ना तो फिर मैं जीती हूँ वो केस। फिर कोई ऐसे नहीं कह सकता कि मैं वो केस हार गई हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट, इसके डिसीजन बाइंडिंग होते हैं ऑल कोर्ट पे। ये ट्रांसफर कर सकते हैं जजेस ऑफ हाई कोर्ट, कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ, किसी भी कोर्ट का केस अपने पास ले सकते हैं। ट्रांसफर केस कर सकते हैं एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में ये अपील सुन सकते हैं लोअर कोर्ट की, रिट्स इशू कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के को रिस्टोर करने के लिए। उन केसेस से डील कर सकते हैं जो उसके स्टेट के जुरिस्डिक्शन में है। सुपरिंटेंडेंस और कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करेगा? डिस्ट्रिक्ट की चीज़ों से डील अप करेगा और उसके अलावा जो कंसिडर करेगा उन अपील को जो लोअर कोर्ट के द्वारा दी गई हैं। और सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या करेंगे? जो छोटे मोटे केसेस हैं सिविल और क्रिमिनल नेचर के, उनकी देखरेख करेंगे। फिर है जी आपका जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसको हम कल कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी।